का संस्थापक बाबर था। और मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। मुगल साम्राज्य में कुछ पूर्ववर्ती शासक हुए थे और मुगल साम्राज्य में कुछ बाद में शासक हुए, जैसे बहादुर शाह जफर के बाद। तो उसमें क्या था, मुगल साम्राज्य के जो प्रशासनिक ढांचे के, उसके जो सैनिक थे, उसकी जो आय व्यय व्यवस्था थी, उसको ही हम कहते हैं मुगल साम्राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं, जो मुगल साम्राज्य था वो सेंटर में, स्टेट में और देन डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप से बटा हुआ था। सेंटर एरिया था उसको हमने साम्राज्य ही कहा, और जो उसके नीचे का क्षेत्र था उसे सूबा कहा, और सूबे से नीचे सरकार को रखा गया। सरकार का तात्पर्य जिले से था। और उसके बाद हम बात करते हैं परगने की। तो परगना क्या था, सरकार से नीचे के हिस्सा था। ठीक है, तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य यानी कि सेंटर में कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन से पद थे और उनका संबंध किस विभाग से था। सबसे पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य में सेंटर में। सेंटर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, एक पद है दीवान। और जो सेंटर में दीवान नाम का पद था, ये दीवान का संबंध आय और व्यय से था। मीर बख्शी का संबंध किससे था, सेना से। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कौन सा पद था और किससे संबंधित था और किससे था, और सेंटर में है या फिर स्टेट में यानी कि प्रांत में या सूबे में है या फिर सरकार का है। तो दीवान कहाँ था, आय और व्यय का था, और सेंटर यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था। काजी न्याय विभाग का अधिकारी था। सद्र ये दान विभाग से संबंधित था। मुशरिफ राज्य के राजस्व सचिव था। मुहतसिब प्रजा के चरित्र और धर्म को जो देखने वाला था उसको मुहतसिब कहा जाता था। और ये थोड़ा सा नाम से ही क्लियर होगा आपको, मीर ए आतिश ये क्या था, तोपखाने का अधिकारी। मीर बहर नौसेना का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीर बहर नौसेना का अधिकारी। और मीर बर ये विभाग किससे संबंधित था, वन रक्षक विभाग था ये। चलते हैं, उससे नीचे की इकाई थी मुगल साम्राज्य में सूबा। सूबा सेकंड नंबर पे आता था। सूबे को ही हम प्रांत या फिर बोल सकते हैं ये स्टेट था। सूबे की बात करते हैं। सूबे का सबसे बड़ा जो व्यक्ति था, जो सबसे बड़ा अधिकारी था शासन में, उसका नाम था सूबेदार। ठीक है, आगे क्या है, दीवान। दीवान का संबंध यहाँ पे वित्त से है। अब यही दीवान जो सेंटर में था वो भी क्या था, आय और व्यय विभाग से था। तो सूबे में इसको केवल क्या बताएगी कि वित्त अधिकारी या वित्त से संबंधित विभाग था ये। फिर है बक्सी। बक्सी का संबंध किससे था, तो जो बक्सी था वो सेना था। लेकिन जो मीर बक्सी है वो आपने कहाँ पे देखा था, तो जो मीर बक्सी था वो मीर बक्सी सेंटर में भी था। ठीक है, तो बात करते हैं बक्सी कहाँ पे था, सूबे या प्रांत में था। कोतवाल, कोतवाल क्या था, सूचना का विभाग था। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो फारसी शब्द है वो कौन सा, इसमें दीवान या फिर फारसी व्यवस्थाओं से लिया गया शब्द कौन सा है, दीवान है। फिर बात करते हैं सरकार, जो तीसरा अंग था, सरकार यानी कि जिला। इसमें क्या था, जो सबसे मुख्य अधिकारी था, प्रमुख सैनिक अधिकारी जो था वो कौन था, फौजदार। फौजदार से नीचे था अमलगुजार, जिसका संबंध वित्त से था। तो सरकार के अंतर्गत वित्त से संबंधित कौन था, अमलगुजार। और सूबे के अंतर्गत वित्त से संबंधित कौन था, दीवान। वित्तची ये कृषि से संबंधित विभाग था। खजानदार नाम से ही क्लियर है, कोषाध्यक्ष या फिर जो खजा पैसा इकट्ठा करते हैं उससे संबंधित था। सरकार के नीचे आता था परगना। सरकार से नीचे था परगना। परगने का जो मुख्य व्यक्ति था उसे सिकदार कहते थे। और यही सिक मतलब जिला, ये सल्तनत काल में इसको सिक कहा गया, तो वहां पे सिकदार होता है। ठीक है, तो परगना में क्या था, अधिकारी सिकदार था। और सिकदार क्या, मालगुजारी का, जमा का और शांति व्यवस्था, इन सब के लिए जो है उत्तरदायी था। आमिल ये यहाँ का वित्त अधिकारी था। तीनों जगह अलग अलग हो गया है। जैसे अगर बात करते हैं, सूबे में वित्त से संबंधित कौन था, दीवान। सरकार में वित्त से संबंधित कौन था, अमलगुजार। और परगने में वित्त से संबंधित कौन था, आमिल। तो आमिल परगने से संबंधित था वित्त विभाग में, और दीवान वित्त विभाग ही था लेकिन सूबे का, और सरकार इसमें वित्त विभाग का अमलगुजार से संबंध था। फिर एक पद होता था कानूनगो।
कानूनगो पटवारियों का प्रधान हुआ करता था। तो कानूनगो किसका प्रधान था? पटवारियों का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं, जो मीर बख्शी था वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मीर बख्शी। और ये किसके समय था? अकबर के समय। गांव के प्रधान को 3 नामों से जानते थे, इसे खुद, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। तो ग्राम प्रधान को क्या कहते थे? खुद, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, आगे देखते हैं जरा सा इनके बारे में। जैसे लिखा हुआ है शाहजहां के बारे में, एक पॉइंट है कि शाहजहां ने एक सिक्का चलाया था, उसका नाम क्या था? आना। तो पूछेगा आना सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहां के समय ही जो सरकार है और जो परगना है, देखा ना हमने, सरकार और ये परगना, इनके बीच एक और नई इकाई स्थापित की थी उसने, उसका नाम क्या था? चकला। तो चकला किसके समय स्थापित हुआ था? तो आंसर क्या है? शाहजहां के समय। और शाहजहां ने कौन सा सिक्का चलवाया था? आना सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट है, ये वाकिया नवीस एक पद था। तो पूछेगा वाकिया नवीस नामक जो संस्था थी, जो पद था, वो किससे संबंधित था? गुप्तचर विभाग से। फिर है सद्र या काजी, तो ये कहां से था? न्याय विभाग से था। नेक्स्ट, परगना के अंतर्गत आने वाले जो गांव थे, तो परगना के अंतर्गत आने वाले जो गांव थे उनको मावदा या दीही कहा जाता था। क्या कहते थे? मावदा या दीही कहते थे उन्हें। आगे चलते हैं, एक व्यवस्था थी मुगल काल की, मनसबदारी व्यवस्था। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी मुगल काल में, उसका संबंध किससे था? ये सेना के संगठन से संबंधित थी, या फिर एक बोल सकते हैं एक प्रकार का पद था। और जो ये व्यवस्था थी, ये 2 भागों में बटी हुई थी मनसबदारी व्यवस्था, जात और सवार में। जात क्या था? जो हाथी और घोड़ों की संख्या थी किसी व्यक्ति के पास, उसको ही उसका जात कहते थे। और सवार क्या था? उसके दर्जे का बोध करवाता था कि वो किस लेवल का व्यक्ति है। आगे चलते हैं, जहांगीर ने ये सेना से संबंधित ही व्यवस्थाएं लागू की थी, जैसे सिंह अस्पा, दू अस्पा, इक अस्पा। तो ये जो अस्पा व्यवस्था है वो किसके समय की है? जहांगीर की व्यवस्था है। और जो पूरी मुगल सेना थी उसको 5 भागों में बांट सकते हैं हम। वो 5 भाग कौन कौन से थे? एक था, पहला है पैदल सेना, दूसरी सेना थी घुड़सवार वाली सेना, फिर तोप खाने वाली सेना, हाथी सेना और जल सेना। इनको अगर बात करते हैं, जो पैदल सेना थी, पैदल सेना 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? एहसाम और सेहबंदी। घुड़सवार सेना की बात करते हैं तो घुड़सवार या घोड़ा विभाग जो था उसको 2 भागों में बांटा गया। कौन सा? बारगीर और सिलेदार। तो बारगीर और सिलेदार किस प्रकार की सेना थी? बस इतना ही पूछेगा, बारगीर का संबंध किससे था? तो घुड़सवार विभाग से उसका संबंध था, यह घोड़े वाली सेना थी। तोपखाना 2 भागों में बटा हुआ था। क्या था? जिनसी और दस्ती। फिर हाथी और जल सेना। तो पूछेगा मुगल सेना को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। और एहसाम का संबंध किससे था? पैदल सेना से। सिलेदार क्या था? घुड़सवार थे। दस्ती का संबंध किससे था? ये कौन सा था? तोप सेना का अधिकारी था, तोप खाने में था। फिर मुगल काल की व्यवस्था है, एक उसको कहते हैं दहसाला व्यवस्था, या इसे आईने दहसाला कहा जाता है, और इसका जनक टोडरमल को कहा जाता है। ये 1580 में अकबर के समय लागू हुई थी। आगे बात करते हैं, मुगल काल में जो लैंड एरिया था उसको 4 भागों में बांटा गया था। वो भाग कौन कौन से थे? देखते हैं। जो भूमि थी वो 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी? पोलज, परती, चाचर और बंजर। तो मुगल कालीन भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज किसे कहते थे? तो जहां पे पर ईयर कृषि हो सकती थी या नियमित खेती जहां होती थी, उसे हमने नाम दिया था, उसका नाम क्या था? तो उसे ही कहा गया था, नियमित खेती जहां पे कर सके हम, वो पोलज कहलाती थी। परती क्या था? 2 वर्ष के गैप में जो खेती होती थी उसे परती कहते थे। परती मतलब 1 साल के लिए छोड़ देना, फिर से कृषि करना। ठीक है। चाचर, चा से चार, यानी कि 3-4 साल के गैप पे या अंतराल में जो कृषि होती थी एक ही जगह पे, उसको हम क्या कहते थे? चाचर कहते थे। फिर क्या है? बंजर। बंजर ऐसी भूमि थी जो खेती के लायक नहीं थी। अब उसका नाम ही क्या है? बंजर। बंजर और ऊसर प्राय वही क्षेत्र होते हैं ना जहां पर कृषि नहीं करी जा सकती है। आगे बात करते हैं, मुगल काल में कृषक जो थे, कृषक 3 प्रकार के हुआ करते थे। खुद कास्त कृषक थे, पाही कास्त थे और मुजरियान थे। तो यही पूछ लेगा,
खुद कास्त, पाही कास्त या मुजरियान, ये क्या थे? तो आंसर क्या है? कृषक थे। खुद कास्त कृषक कौन थे? ये जहां रहते थे वहीं अपना कृषि करते थे, जहां के निवासी थे वहीं के कृषक क्या कहलाते थे? खुद कास्त। पाही कास्त कौन थे? ये दूसरे गांव जाकर के कृषि करते थे, रहने वाले किसी और गांव के, खेती कहीं और करना है जाकर के, तो इस प्रकार के कृषक को क्या कहते थे? पाही कास्त। मुजरियान, खुद कास्तों की भूमि किराए पर लेकर के, यानी कि जो दूसरे की भूमि किराए पर लेकर के कार्य करते थे या फिर कृषि करते थे, उनको हमने क्या नाम दिया था? तो वो थे मुजरियान। आगे बात करते हैं, जो मुगल कालीन भूमि थी, तो जो मुगल कालीन भूमि है उसको टैक्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो भाग थे? खालसा, खालसा क्या थी? शाही भूमि थी। जागीर, ये भूमि वेतन के रूप में एक भूमि था। फिर एक था गाल। ध्यान रखिएगा, सरयू गाल का एक अन्य नाम है मिल्क। तो पूछेगा मिल्क का संबंध किससे है? ये पहली बात तो भूमि व्यवस्था में ही कर के आधार पर एक टैक्स है, तो सरयू गाल, और इसे मिल्क भी कहते थे। बात करते हैं जो शाही भूमि थी या जो खालसा भूमि थी, इसी पर टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की थी। ठीक है, तो पूछेगा जब्ती प्रणाली किसने चालू करी थी? तो 1570-71 में किसका शासन था? अकबर का। तो अकबर के समय टोडरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की थी। और किस प्रकार की भूमि में? खालसा भूमि में। किस भूमि को शाही भूमि कहा जाता था? खालसा भूमि को। आगे बात करते हैं, एक है नस्क या कनकूत। ये टैक्स ही था बेसिकली एक टाइप का, जो उपज का आधा लगता था। नाम क्या है? नस्क या कनकूत। ये औरंगजेब के समय इसे लागू किया गया, और इस व्यवस्था को दानाबंदी व्यवस्था भी कहा जाता था। तो नस्क या कनकूत क्या था? उपज का आधा भाग लेना। किसके समय? औरंगजेब के समय। और इसका एक अन्य नाम क्या है? दानाबंदी व्यवस्था। आगे देखते हैं, जो क्षेत्रफल था कृषि का, उसे मापने के लिए क्या करते थे? तो क्षेत्रफल को मापने की जो इकाई थी वो बीघा थी। ओके, क्षेत्रफल के मापने की इकाई क्या है? बीघा है। अकबर ने मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग नहीं किया। अब सिकंदरी गज की लंबाई क्या थी? 32 इंच थी। उसके स्थान पर अकबर ने इलाही गज प्रारंभ किया। याद रखिएगा, जो इलाही गज था वो 39 इंचेस का था, जबकि जो सिकंदरी गज है वो 32 इंच का है। आगे बात करते हैं, मुगल काल में मुद्रा व्यवस्था से संबंधित कुछ बातें। जो चांदी का रुपया था वो चलता था, तांबे का जो चलता था वो दाम था, और जो 1 रुपया था वो 40 दाम के बराबर था। सोने के सिक्के को क्या कहा गया? इसे सोने के सिक्के को या सोने के बड़े सिक्के को क्या कहते थे? संसब कहते थे मुगल काल में। और जो जहांगीर था उसने सिक्कों पर अपना और नूर जहां का नाम भी लिखवाया। और जहांगीर द्वारा चलाए गए सिक्के का क्या नाम था? निसार सिक्का था। और ये निसार सिक्का रुपए का 1/4 था। फिर बात करते हैं, जो मुगल काल में आय और व्यय का निरीक्षक था उसे मुस्तौफी कहा जाता था। और एक है जो बंदरगाहों की देखभाल करता था उसे मुसद्दी कहते थे। अकबर ने एक कार्य और किया था कि उसने हिंदुओं के लिए अलग से स्थान बनाया था, उसे धर्मपुरा कहा गया। और वेश्याओं के लिए एक स्थान बनाया, उसे शैतानपुरा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नील उत्पादन था मुगल काल में, वो कहाँ से प्राप्त होता था हमें? बयाना से और सरखेज से। तो बयाना कहाँ पड़ता है? आगरा के पास पड़ता है। और सरखेज कहाँ है? गुजरात में। तो नील उत्पादन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें? बयाना से, बयाना यानी आगरा के पास से, और सरखेज यानी गुजरात से हमें क्या मिलता है? नील उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। नकदी फसलों को तिजारती फसल कहा जाता था, और जो मंत्री परिषद था उसे विजारत कहते थे। तो नकदी फसलों को क्या कहते थे? तिजारती फसलें। और मंत्री परिषद को विजारत कहते थे। भूमि लगान संबंधी जो कार्य करने वाला अधिकारी था उसे वितिकची कहा जाता था। तो वितिकची का संबंध किससे था? भूमि लगान से था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, सूबे की बात करते हैं, तो जो अकबर के समय सूबे या प्रांत की संख्या थी वो 12 थी। शाहजहां के समय इनकी संख्या 18 हो गई थी। और मैक्सिमम की बात करते हैं, तो जब औरंगजेब था तो उसके समय इनकी संख्या 21 थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि किसके समय प्रांतों की संख्या क्या थी। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 12 थी, शाहजहां के समय 18 हो गई। और इसके बाद बात करते हैं कि जो, हाँ, लास्ट में औरंगजेब है उसके समय प्रांतों की संख्या 21 हो गई थी।
अकबर से एक पॉइंट और याद रखेंगे हम कि अकबर ने एक सिक्का चलाया था, उस सिक्के का नाम था इलाही सिक्का। और जो इलाही सिक्का था वो गोल आकार का सिक्का था। तो इलाही सिक्का किसने चलवाया था? अकबर ने। और वो सिक्का कैसा सिक्का था? गोल सिक्का था। और अकबर ने एक सिक्का और चलाया था, जलाली सिक्का। तो जलाली जो सिक्का था वो कैसा था? तो जलाली सिक्का चौकोर सिक्का था। तो इलाही और जलाली ये दोनों भी सिक्के थे। जलाली सिक्का चौकोर सिक्का था, इलाही सिक्का कैसा सिक्का था? ये गोल आकार का सिक्का था। और इलाही से ही याद रखिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। वो अकबर का धार्मिक मुद्दा था। ठीक है, तो आगे बात करेंगे मुगल काल के जो साहित्य से संबंधित प्रावधान होंगे और कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। जैसे अकबर के समय कुछ युद्ध हुए थे, अकबर के समय के कुछ अभियान थे, अकबर के समय की कुछ व्यवस्थाएं थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में ही कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।